हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटर। आज के इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आई हूं किंगडम फंजाई के लिए क्लासिफिकेशन। अपने प्रीवियस सेशन में हमने बात करी थी कि किंगडम फंजाई में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या उनका हैबिटाट है, कैसे वो रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसा उनका लाइफस्टाइल है, उनकी सेल स्ट्रक्चर कैसी है, सेल वॉल कैसी है, एवरीथिंग, एवरी जनरल कैरेक्टर अबाउट द किंगडम फंजाई वाज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेशन। और अब बारी है कुछ उन ग्रुप्स के बारे में पढ़ने की जिन ग्रुप्स के बारे में हमें किसने बताया है पढ़ने के बारे में? एनसीईआरटी ने बताया है। तो एनसीईआरटी सेज यू नीड टू लर्न 4 other domains in the किंगडम फंजाई, और उसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वन थिंग, द नेक्स्ट थिंग इज कि ये जो जितने भी हम ग्रुप्स पढ़ेंगे इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? एग्जाम्पल्स। तो व्हेन एंड वेयर रिक्वायर्ड आई हैव इंक्लूडेड ऑल द एग्जाम्पल्स। यू नीड टू मेक अ लिस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जहां पर आप नोट्स लिख रहे हैं वहां पर ध्यान रखना इस बात को, जितनी बार एग्जाम्पल आएगा उतनी बार डिफरेंट कलर के पेन से, और कुछ नहीं तो पेंसिल से उसे अंडरलाइन कर लो। जितनी बार भी आप उसे रिवाइज करने के लिए वो पेज ओपन करोगे, you will once definitely look at that example and you will memorize it. That's it. तो आइए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन सेशन स्टार्ट करते ही सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा नीट का कोर्स मॉड्यूल क्या है। How do we plan our module for the NEET preparation? तो first thing that we do is topic wise explanation. हर चैप्टर के लिए we go through with the topic wise explanation followed by daily practice problem, जो कि आपको पीडीएफ के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर मिल जाती है। नेक्स्ट विल बी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन। आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वर्चुअल ग्रुप में शेयर करते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे आपको मिल जाता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन वीडियो, वेयर यू कैन क्रॉस चेक योर आंसर्स, वेयर यू कैन थरो विद द कंसेप्ट इंक्लूडेड फॉर द क्वेश्चन। आप अपने आप को उस चीज से और एप्ट बना सकते हैं कि कौन कौन सा कंसेप्ट उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लगा है। नेक्स्ट विल बी चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हर चैप्टर के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम फोकस करते हैं, फॉलोड बाय साइंटिस्ट की डिटेल्स। अलग से जिस भी चैप्टर को हम कंप्लीट करते हैं उसके लिए अलग से हमें एक साइंटिस्ट की लिस्ट मिलती है डिटेल्स की, जहां पर उनके ईयर्स, उनका कंट्रीब्यूशन, उनके नेम्स प्रॉपरली सारी चीजें मेंशन रहती हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए। बेसिकली हम कह सकते हैं दैट वी गो ऑन विद द हिस्ट्री ऑफ द चैप्टर दैट हैज बीन कंप्लीटेड, फॉलोड बाय द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स में आ चुके हैं, कौन से क्वेश्चंस आए हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर में से, इस बारे में हम बात करते हैं। फॉलोड बाय डाउट सॉल्विंग सेशन विच इज एन इंपॉर्टेंट सेशन। आपको क्या करना है? आपको बने रहना है डाउट सॉल्विंग सेशन देखने के लिए। ये आप कब देख पाओगे? जब आप रेगुलरली फॉलो करोगे, ठीक है। उसके लिए आपका सब्सक्राइब करना जरूरी है, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेने से नोटिफिकेशन आता है। तो मान लो कभी आपका, अगर आप खुद से नहीं देख पाए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा डाउट सॉल्विंग सेशन का, जहां पर आपके नेम के साथ आपके डाउट यानी कि क्वेश्चन के साथ इंक्लूडेड होगा आंसर। क्लियर? देन weekly test paper will be there, followed by guidance how to prepare, what are the ट्रिक्स एंड टिप्स फॉर द एग्जाम प्रिपरेशन। हम अगर डीमोरलाइज हो रहे हैं तो हम उसे कैसे करें, कोप अप कैसे करें, मोटिवेटेड कैसे रहें, कंसिस्टेंट कैसे रहें, इन सारे टॉपिक्स पर हम बात करते हैं। फॉलोड बाय चैप्टर वाइज एमसीक्यू एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस एंटायर थिंग इज द पैटर्न दैट वी फॉलो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नीट। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फंजाई के बारे में क्लासिफिकेशन को। किसी चीज को क्लासिफाई करने का मतलब होता है उस पर्टिकुलर ग्रुप को हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। और यहां पर बेसिकली एनसीईआरटी के हिसाब से हमको 4 ग्रुप्स पढ़ने हैं। फाइकोमाइसिटीज पढ़ना है, एसिडोमाइसिटीज पढ़ना है, एसिटोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज। ये 4 ग्रुप हम पढ़ेंगे क्योंकि एनसीईआरटी ने इस बारे में बताया है। फर्स्ट थिंग, उसके बाद ऐसा नहीं है कि इसके अलावा ऑर्गेनिजम्स नहीं है फंजाई के ग्रुप में, देयर विल बी ऑर्गेनिजम्स मोर देन दिस, पर हमारा कन्फाइंड एरिया है, हमें उसे लेकर चलना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, फंजाई को डिवाइड किया गया इनटू फॉलोइंग क्लासेस। कौन कौन सी क्लासेस थी वो मैंने आपको बता दी है, पर किस बेसिस पर डिवाइड किया गया, क्या माध्यम था कि जिसको रख करके इन्हें डिवाइड किया गया। तो फर्स्ट था मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज।
ठीक है, क्या क्या था? मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। माइसीलियम होता है छोटे छोटे हाइफे का जब ग्रुप बन जाता है तो वो माइसीलियम होता है। मैंने आपको ड्रॉ करके भी दिखाया था कि हाइफे जो है वो अगर ऐसे हाइफे दिख रहे हैं, ऐसे हाइफे दिख रहे हैं, ऐसे हाइफे दिख रहे हैं, तो ये सारे जब एक साथ कलेक्ट हो जाते हैं तो दे फॉर्म अ ग्रुप ऑफ हाइफे। हाइफे एक थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है। तो ये जब ग्रुप बना लेते हैं तो उस ग्रुप को हम कहते हैं माइसीलियम, ठीक है, उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? माइसीलियम। तो ये जो माइसीलियम है इसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, दिखने में ये माइसीलियम कैसा है एक्सटर्नल फीचर्स के तौर पर? एक तो हमने वो बात देखी, उसे जज किया। दूसरा हमने जज किया कि मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन क्या है, किस तरीके से स्पोर्स बन रहे हैं। और तीसरा हमने देखा फ्रूटिंग बॉडीज। फ्रूटिंग बॉडीज मतलब कि जब एक ऑर्गेनिज्म, मैंने आपको बोला था कि फंजाई जो है डिवाइड करती रहेगी करती रहेगी करती रहेगी। डिवाइड करना मतलब उसका यह है कि वो नए सेल्स, नए न्यूक्लियस बना रही है। सेल का नंबर नहीं बढ़ रहा, न्यूक्लियस का नंबर बढ़ रहा है। फिर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जब फेवरेबल कंडीशंस होती है तो वो क्या करती है कि अपने आप को एडजस्ट करने के लिए उसमें फ्रूटिंग बॉडीज बना लेती है। फ्रूटिंग बॉडीज मैंने आपको बोला था कि इस तरीके से, मान लो ये फंजाई है तो यहाँ पर ये इसने क्या किया, फ्रूटिंग बॉडीज ऐसे बना ली। अब ये फ्रूटिंग बॉडीज जो हैं, ये फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर क्या होगा, कैसे स्पोर्स बनेंगे, कैसे काम करेंगे। तो हमें तीन बातों का ध्यान रखना था क्लासिफिकेशन करते टाइम। पहली बात थी माइसीलियम को लेकर, दूसरी बात थी स्पोर फॉर्मेशन को लेकर, और तीसरी बात थी फ्रूटिंग बॉडीज को लेकर। अब हमने इन तीनों बेसिस के आधार पर अपने जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिवाइड किया, फंजाई के ऑर्गेनिजम्स को। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, व्हेन वी टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, जस्ट लुक इनटू दैट। कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं? मैंने बोला 4 ग्रुप पढ़ने हैं, ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो अब क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। पहला हमें पढ़ना है फाइकोमाइसिटीज, ठीक है। दूसरा हमें पढ़ना है बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। और फिर हमें पढ़ना है एस्कोमाइसिटीज, ठीक है। तो हमें ये 4 ग्रुप पढ़ने हैं। इन 4 ग्रुप्स में हमें पढ़ना है किसको? फंजाई को। इतना समझ में आ गया ना? ये क्लासिफिकेशन लिखना होता है, आप एक बार इसको लिख लीजिए। डन, ओके। नाउ द नेक्स्ट, सबसे पहले हम बात चालू करते हैं फाइकोमाइसिटीज से, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज जो होती है उसका हैबिटेट, यानी कि वो कहाँ पाई जाती है, तो वो पाई जाती है पानी के अंदर, ठीक है। पानी में पाई जाती है फाइकोमाइसिटीज, यानी कि वो एक्वेटिक हैबिटेट शो करती है। और ना कि सिर्फ एक्वेटिक हैबिटेट, लेकिन जहां पर भी कुछ डिकेइंग हो रहा होगा, कुछ गल सड़ रहा होगा, वहां पर भी मिलती है। तो डिकेइंग वुड्स पर, मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस पर, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट। मतलब हमने अभी तक क्या देखा, हैबिटेट जो है पानी में मिल जाएगी। एक चीज मैं पहले ही बता देती हूँ, जब हम इसके ऑर्गेनिजम्स पढ़ने जाते हैं ना, तो मैं बार बार आपको बोलूंगी पानी जहां पर है, मॉइस्ट प्लेस जहां पर है, डिकेइंग जहां पर है, पैरासाइट जहां पर है, तो ये अब हमें करनी है स्मार्ट स्टडी। जब मैंने जनरल कैरेक्टर्स पढ़ाए तो मेरा मकसद ही ये था जनरल कैरेक्टर्स पढ़ाने का कि आप अच्छे से समझ जाओ भाई फंजाई का कैरेक्टर ये है कि वो क्या कर सकती है, पानी में भी रह सकती है, सॉइल में भी रह सकती है, डिकेइंग मैटर पर भी रह सकती है, वो एन नंबर ऑफ प्लेसेस पर रह रही है, ठीक है। तो ये चीज आपके दिमाग में क्लियर हो जाए, इसीलिए सबसे पहली चीज हमने क्या बोली, पहले नंबर पे हमने बोला कि वो एक्वेटिक है, दूसरे नंबर पे हमने बोला डिकेइंग मैटर पर ग्रो कर रही है, तीसरे नंबर पे हमने बोला डैम्प प्लेसेस पर ग्रो कर रही है, और फोर्थ पे हम बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट है, जो प्लांट पे ग्रो कर रही है। तो हमें 4 जगह मिल गई जहां ये ग्रो करेगी। तो लाइन से लिखिए, पहले एक्वेटिक बॉडी, दूसरा हमारा डिकेइंग वुड, तीसरा डैम्प एरिया, एंड फोर्थ वन इज ओवर दी प्लांट्स, ठीक। अब आता है माइसीलियम कैसा होगा, तो माइसीलियम होगा मल्टी न्यूक्लिएट, सिनोसाइटिक एंड एसेप्टेड। इसका मतलब क्या है, स्ट्रक्चर देखो, एक ये जो इसके हाइफे होंगे,
ठीक है। उस हाइफे में न्यूक्लियस हमें बहुत सारे मिलेंगे, एक न्यूक्लियस ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, ऐसे न्यूक्लियस मिलेंगे बहुत सारे, ठीक है। और सिनोसाइटिक का मतलब क्या होता है, जहां पर सेल तो एक ही रहेगा लेकिन उसमें न्यूक्लियस बहुत सारे रहेंगे, उसका मतलब होता है सिनोसाइटिक। यहां पर लिखा है सिनोसाइटिक, मैंने ये चीज आपको प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी बता दी थी। सिनोसाइटिक का मतलब है एक सेल वॉल है, एक सेल मेम्ब्रेन है और उसी में सारे 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 न्यूक्लियस भरे हुए हैं, यानी कि सेल के अंदर एक साथ बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, अलग अलग न्यूक्लियस के लिए अलग अलग सेप्टा नहीं है। दैट इज व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ सिनोसाइटिक, क्लियर। एंड एसेप्टेट, एसेप्टेट मतलब देखो ना, सेप्टा है ही नहीं, अगर सेप्टा होता तो ऐसा होता, सेप्टा है ही नहीं, दिस इज एसेप्टेट, तो ये ऐसा दिखेगा। और माइसीलियम ऐसा दिख रहा है, मतलब कि ऐसे दिखने वाले कई सारे हाइफे होंगे, है ना। क्लियर हो गया, आप इसको लिख लीजिए, राइट इट डाउन, नोट इट डाउन। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, नेक्स्ट कैरेक्टर पर जाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सबको पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होगा वो कैसा होगा कि वो बन जाएंगे अपना जूस्पोर्स बन जाएंगे या फिर एप्लानोस्पोर्स बन जाएंगे। अब जूस्पोर्स और एप्लानोस्पोर्स का मतलब क्या होता है। जूस्पोर्स का मतलब होता है जो मोटाइल स्पोर होते हैं, जो कैसे होते हैं, मोटाइल स्पोर, यानी ये स्पोर कैसे दिखेंगे, ये स्पोर ऐसे दिखेंगे कि इसके पास ये मूवमेंट के लिए स्ट्रक्चर आपको अलग से दिख रहा है, यहां पर सेल ऐसा, ये है जूस्पोर मतलब मोटाइल स्पोर। मूवमेंट के लिए देखो यहाँ फ्लैजिला जैसे स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा है, ठीक। और हो सकता है एप्लानोस्पोर यानी कि नॉन मोटाइल स्पोर हो। नॉन मोटाइल स्पोर होगा तो उसके ऊपर सिर्फ ऐसे रहेगा, यहाँ पे न्यूक्लियस रहेगा, बाकी सारे सेल के कंटेंट रहेंगे, पर ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये नहीं रहेगा, ठीक है। तो वो मूव नहीं कर पा रहा। एक स्पोर है जो मूव कर सकता है, एक स्पोर है जो मूव कर नहीं पाता है, ठीक। दूसरा, these spores are endogenously produced। एंडोजीनियस का मतलब क्या होता है, एंडोजीनियस का मतलब होता है कि ये हमारा स्ट्रक्चर है राइजोइड जैसा, इसके नीचे फिर यहाँ हाइफे मिल जाएंगे, यहाँ स्टोलॉन मिल जाएगा, इसके ऊपर यहाँ पर एक बैग जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा स्पोरेंजियम, इसके अंदर बन गए स्पोर्स, इसके अंदर स्पोर्स बन गए। तो जब स्पोर किसी चीज के किसी स्ट्रक्चर के अंदर बने हो तो एंडोस्पोर कहलाते हैं, एंडोजीनियस। एंडो का मतलब ही होता है इनसाइड, लिख लो, एंडो का मतलब होता है इनसाइड। तो किसी स्ट्रक्चर के अंदर ये स्पोर्स बने, दे वर ऑल फॉर्म्ड इनसाइड सम स्ट्रक्चर, ठीक। तो एंडोस्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम, और ये जो बैग जैसा स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, दिस इज स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम, ठीक। तो स्पोरेंजियम के अंदर वो स्ट्रक्चर बन गया। इसके बाद जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स। जब दो गैमीट्स मिलते हैं, दो सेक्स सेल्स मिलते हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स में मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम, अगर ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं तो हम बोलते हैं जाइगोट हैज बीन फॉर्म्ड। उसी तरीके से जब दो स्पोर्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो वी से द जाइगोस्पोर हैज बीन फॉर्म्ड। दो सेल का फ्यूजन वहां जाइगोट कहलाता था, दो स्पोर का फ्यूजन यहां जाइगोस्पोर कहलाता है, याद रहेगा, ठीक है। जाइगोस्पोर बनेगा। देन वी कम टू दीज गैमीट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। अब अगर मॉर्फोलॉजी यानी कि एक्सटर्नल फीचर एक जैसा दिख रहा हो दो स्पोर्स का, तो वो कहलाते हैं आइसोगेमस, और अगर अलग अलग दिख रहा हो तो वो कहलाते हैं एनाइसोगेमस। आइसो का मतलब होता है, अगर मैं इस वर्ड को ब्रेक करूंगी तो आइसोगेमस, अगर मैं बोलूंगी आइसोगेमस, तो आइसो का मतलब होता है सेम, और गेमस का मतलब होता है क्या, गेमस का मतलब होता है मिलना, फ्यूजन। गेमी मतलब होता है एक्चुअली मैरिज। तो ये फ्यूजन हो रहा है, यहां पर आप कह सकते हो कि ये फ्यूजन है, ठीक है। तो सेम चीजों का फ्यूजन होना, सेम स्पोर्स का फ्यूजन होना इज आइसोगेमस। और अगर इस वर्ड के आगे मैं एन लगा दूं तो एन का मतलब होता है एब्सेंट, एन का मतलब होता है एब्सेंट। तो सेम फ्यूजन जो हो रहा था वो अब नहीं हो रहा है,
सेम एब्सेंट है तो डिफरेंट फ्यूजन हो रहा है। तो एनाइसोगेमस मतलब जो जब दो डिसिमिलर स्पोर्स एक साथ मिल जाएं। अब मैम आप कह रही हो कि सिमिलर मिल गए, डिसिमिलर मिल गए, ये स्पोर्स कौन से हैं? डियर स्टूडेंट्स, ये वही स्पोर्स हैं, ज़ूस्पोर्स और एप्लानोस्पोर्स। एक मान लो मोटाइल स्पोर, आप मान लो कि ये मोटाइल स्पोर था, ये नॉन मोटाइल स्पोर था, यही दोनों मिल गए, तो ये कौन सी सिचुएशन हो गई? एनाइसो हो गई, एनाइसो सिचुएशन हो गई, एनाइसोगेमस सिचुएशन हो गई। और अगर मैं ये बोलूं कि नहीं नहीं भाई मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे इन दोनों को नहीं मिलवाना है, रैदर मैं किसको ऐड करूंगी? मैं ऐसे दो स्पोर्स को ऐड करूंगी जो एक जैसे हैं, दोनों के पास फ्लैजिला जैसे मूव करने के लिए स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, तो ये हो गया मेरा आइसोगेमस। बात समझ गए? क्लियर हो गई? पहले हमने देखा रिप्रोडक्शन हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, उसमें स्पोर्स बन रहे हैं, ठीक है। तो एसेक्सुअल में स्पोर्स बने थे, लेकिन जब फ्यूजन होने लग जाएगा तो किसकी तरफ जाएगा? फ्यूजन होने लगेगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होगा, ठीक। तो ये हमारा हो गया फ्यूजन ऑफ टू गेमीट्स। इसके बाद हमने देख लिया आइसोगेमस और एनाइसोगेमस होते हैं। अब भाई बात आती है एग्जाम्पल्स की। नाउ द टर्न कम्स अप टू एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल है म्यूकर, राइजोपस, ब्रेड मोल्ड एंड एल्ब्यूगो, द पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड। ये जो आप यहां नाम लिखा देख रहे हो म्यूकर, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, very important example. This mucor can actually ruin the life of a person. This can be fatal. ये एक ऐसी फंजाई हो सकती है जो किसी इंसान की जान ले ले। और जब फंजाई ग्रो करती है, मैंने खुद क्लिनिकली बॉडी में खोल करके एक पोर्शन पे बोन पर कैसे फंजाई ग्रो हो रही है, ये मैंने खुद देखा है ऑपरेशन थिएटर में। आई वॉज इन टू दी ऑपरेशन थिएटर वॉचिंग दिस, डूइंग दैट ऑपरेशन विथ अदर ऑफ माई कलीग्स। वो जो फंजाई होती है ना, वो ऐसी होती है जैसे आपने सुना होगा कि जो दीमक होती है ना, वो घर को नींव से हिला देती है, यानी कि कुतर देती है, अंदर ही अंदर वो आपकी नींव हिला देती है। ऐसे ही ग्रो करती है ये म्यूकर। म्यूकर जब ग्रो करती है तो बिल्कुल ऐसे फैलती है, बिजली की तरह फैलती है वो एक तो बॉडी में। जहां पे भी प्रोसेस मिलता जाएगा कि ऑक्सीजन भी मिल रही है और फ्लूइड मीडियम भी मिल रहा है, वहां ग्रो होती चली जाएगी और अब सडनली ग्रो करती है। एक चीज। दूसरी चीज, कभी कोई जब ये एक ऑर्गेनिज्म में ग्रो करती है तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि ये ग्रो कर रही है। कैसे समझ में नहीं आएगा? कि हमें ये पता नहीं चलता है कि मतलब कोई ब्लीडिंग नहीं होगी, कोई फीवर नहीं आया, कोई कुछ भी साइन ही नहीं दिखता, चुपचाप अंदर ही अंदर बॉडी में चलती चली जा रही है, ग्रो होती चली जा रही है। दैट इज व्हाट हैपेंस विद द म्यूकर। तो ये म्यूकर हो गया एग्जाम्पल, जो कैसे, अब वो मैंने बोला कि उस ऑर्गेनिज्म में जब मैंने उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी को खोल करके देखा और मैं कह रही हूं कि म्यूकर उसमें ग्रो कर रहा था, तो वो ग्रो कैसे कर रहा होगा? स्पोर्स बना के आगे चलता जा रहा होगा, रिप्रोड्यूस कर रहा होगा, तभी तो आगे बढ़ रहा होगा। तो रिप्रोड्यूस भी करता जा रहा था और ग्रो भी होता जा रहा था। तो कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा था? बॉडी के अंदर ऐसे रिप्रोड्यूस कर ले रहा था, ठीक। तो ये हो गया हमारी रिप्रोडक्शन को लेकर बात। अब आता है कॉप्रोफाइलस फंजाई। द फंजाई विच ग्रोज ऑन डंग आर कॉल्ड कॉप्रोफाइलस। जो डंग पर, एनिमल डंग हो गया, तो ऐसे जब डंग जो चीज होती है उस पर, यानी कि फीसेस यानी कि वेस्ट मटेरियल विच कम्स आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल, उस पर जब फंजाई ग्रो होती है तो उसको हम कहते हैं कॉप्रोफाइलस फंजाई। एंड राइजोपस जो है, इट इज नोन एज ब्रेड मोल्ड। जो ब्रेड के ऊपर ग्रो होती हुई दिखती है उसका नाम है राइजोपस। प्रेफर टू ग्रो ऑन ब्रेड। द टिप ऑफ माइसीलियम राइजोपस इज ब्लैक कलर्ड। और जब आप उसे देखते हो, आपने ये एक्सपेरिमेंट अपने स्कूल में भी किया होगा, और नहीं किया तो मैं आपको बताती हूँ। आपको कुछ नहीं करना, एक ब्रेड लेनी है, ब्रेड के ऊपर हल्का सा पानी छीट देना है, ठीक है, और उसको रख देना है ओपन एरिया में, ढकना वकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब एक्चुअली मैं इसका लॉजिक बताती हूँ। होता क्या है, उस पे फंजाई ग्रो होने लगेगी, ठीक है, कहीं से आ गया होगा, एक आध स्पोर गिर गया, वो तो रहती ही हवा में, ग्रो होने लग गई। ऐसा क्यों मैम कि बाकी रखे हुए खाने में ग्रो नहीं कर रही थी, जहां ब्रेड पे पानी डाल के रात भर के लिए रखा तो ग्रो करने लग गई? ऐसा इसीलिए बिकॉज द ब्रेड कंटेन्स द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इज द करेक्ट मीडियम, खाना मिल जाएगा। उसके साथ आपने मॉइस्ट सरफेस दे दिया,
ठीक है, सोने पे सुहागा हो गया तो ऑब्वियसली वहां ग्रो होगी। और जब ये ग्रो होती है तो इसका जो माइसीलियम होता है, माइसीलियम के पास ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए हमें थोड़ा ऊपर के सरफेस पे थोड़ा थोड़ा काला काला दिखता है, बाकी सारा व्हाइट व्हाइट दिखता है जब ग्रो होता है। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट दी फंजाई। नेक्स्ट, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस यानी कॉमर्स के भाई पर्पज से कैसे जरूरी है ये हमारी फंजाई, फाइकोमाइसिटीज। तो पहला है स्पॉइलेज ऑफ फूड। इकोनॉमिकली अगर देखा जाए, मान लो कोई रेस्टोरेंट चल रहा है, मान लो कोई होटल चल रहा है, अब वहां पर फंजाई आ गई है ना। वो लोग ब्रेड को यूज करते थे, सैंडविच बनाते थे, जो आप ऑर्डर करते हो खा जाते हो, वो चीज सैंडविच दे दो है ना, और वो कॉर्न वाला सैंडविच खा लेते हैं, ये वाला सैंडविच, वो वाला सैंडविच, खुशी खुशी खा लेते हो। भाई कभी उसकी ब्रेड खराब भी तो हो सकती है, तो उसको कितना लॉस होगा। तो वो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है कि फंजाई जो है वो फूड खराब कर देती है, घाटा भी करा देती है, अच्छा है तो बुरा भी है। तो स्पॉइलेज ऑफ फूड कर देती है, फूड को स्पॉइल कर देती है, खराब कर देती है। कैसे कि ब्रेड और अदर फूड पार्टिकल्स अगर एक्सपोज्ड रहेंगे राइजोपस से, हवा में घूमता हुआ कोई राइजोपस का एक आध आ गया स्पोर, तो वो ग्रो कर जाएगा, एंड म्यूकर स्पीशीज भी ऐसे ही ग्रो कर जाती है, ऐसे ही आती है। मतलब कहीं से किसी ने छींका, किसी को ऑलरेडी म्यूकर था, वो आप उसके पास में खड़े थे, आपने मास्क नहीं पहना, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रखा। देखो एक चीज है, आप किसी इंसान के साथ, भले ही वो इंसान बीमार हो या ना हो, मैं ये नहीं कहती कि उस इंसान को ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, मैं ये भी नहीं कहती कि उसे कॉमन कोल्ड होगा, मैं ये भी नहीं कहती कि उसको कोई और बीमारी हो सकती है या कोरोना वायरस का ही वो पेशेंट होगा, मैं ये भी नहीं कहती। मैं ये बोलती हूँ कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर छींक रहा है या आपसे बात कर रहा है या खांस रहा है, तो जरूरी है उसके मुंह पे मुंह लगा के खड़े रहो? अरे दूर खड़े हो जाओ ना, भले ही हो सकता है उसे कोई बीमारी नहीं है, दूर खड़े हो सकते हैं। दैट इज अ नॉर्मल एटिकेट। व्हाई टू गेट समवन एल्सेस बैक्टीरिया इनटू योर बैक्टीरिया? हमारी बॉडी में उसका बैक्टीरिया क्यों आए भाई, क्यों एंटर करे? हमें नहीं करने देना। अपना बैरियर बना के रखो, एंड इट इज फॉर एवरीवन। देखो इंसान प्यारा हो सकता है, उसका इन्फेक्शन, उसका बैक्टीरिया प्यारा नहीं हो सकता। जैसे मम्मी और बच्चा, मदर्स डोंट अलाउ, मतलब वो मानती ही नहीं, उनको लगता है नहीं यार मेरा बच्चा है, अगर इससे मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा तो ठीक है कोई बात नहीं, बट वो एक माँ की ममता है। लेकिन एक नजरिए से देखा जाए, ठीक है आपको उसकी केयर करने की जरूरत है, बट यू कैन यूज द प्रोटेक्शन। नो, व्हाई डू यू वांट टू पुश योरसेल्फ इनटू दैट इन्फेक्शन? भाई उससे प्यार करो, उसकी केयर करो, क्या जरूरत है बच्चे का इन्फेक्शन लेने की, है ना। तो हमेशा अगर एयर में एक्सपोज्ड है ये वाले पार्टिकल्स, यानी कि राइजोपस के हो गए, म्यूकर के हो गए, तो वो अब जैसे ही मीडियम मिलेगा वहां ग्रो होने लग जाएंगे। मीडियम खाने का कोई भी पार्टिकल हो सकता है, ब्रेड भी हो सकती है। नेक्स्ट है सॉफ्ट रॉट। सॉफ्ट रॉट कहते हैं राइजोपस की ही स्पीशीज को, जब वो स्वीट पोटैटो या एप्पल या स्ट्रॉबेरी प्रोड्यूसिंग सॉफ्ट रॉट और लीक डिसीज, यानी कि जो मीठे फल होते हैं उनमें जब फंजाई लग जाती है राइजोपस, तो उसको कहते हैं सॉफ्ट रॉट। स्पेशली एप्पल में देखा जाता है, सेब फल में देखा जाता है, स्ट्रॉबेरी में देखा जाता है। एंड जर्मिनेटिंग मेज ग्रेन आर ऑल्सो अटैक्ड। आपको पता है भुट्टे का जो दाना होता है वो भी स्वीट होता है शुरू में, है ना, कच्चा दाना स्वीट ही होता है। तो ये जहां पर भी स्वीटनेस यानी कार्बोहाइड्रेट मिल गया, ग्रो करने लग जाएगी। तो ये हो गया हमारा सॉफ्ट रॉट और स्पॉइलेज ऑफ फूड विच कम्स इन दी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। नाउ देयर इज म्यूकरमाइकोसिस विच आई वाज टॉकिंग अबाउट। म्यूकरमाइकोसिस, ध्यान से इस चीज को अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो, होती है म्यूकरपुसिलस एंड एम रेमोसिसिमस नाम के फंजाई से, ठीक, में अटैक इंटरनल ह्यूमन ऑर्गन। और ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये म्यूकरमाइकोसिस बहुत फैशन में रहा कोविड टाइम्स में। तो म्यूकरमाइकोसिस जो है, इसको मतलब कि ऐसे लेमैन टर्म में ब्लैक फंगस के नाम से जानते थे। अब आप में से शायद कुछ लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैक फंगस का ऐसा कुछ नहीं कि वो ब्लैक दिख रही थी इसीलिए ब्लैक बोला था, मैं इसी की बात कर रही थी। आई हैव माई सेल्फ ऑपरेटेड अ पेशेंट ऑफ म्यूकरमाइकोसिस एंड आई वॉज नॉट अलोन, डोंट गेट इनटू दैट थिंग, मैं अपने टीम के साथ थी और मैंने म्यूकरमाइकोसिस के पेशेंट का ऑपरेशन देखा है। और वो केस कुछ ऐसा था कि उसको, पेशेंट को कोई पेन नहीं था, कोई तकलीफ नहीं हो रही थी, उसे कभी पता ही नहीं चल पाता शायद कि उसे म्यूकरमाइकोसिस है, अगर उसकी हिस्ट्री ट्रैक नहीं की होती।
थोड़ा बहुत हल्का नॉमिनल पेन कभी बीच में हुआ होगा और उसे ही म्यूकरमाइकोसिस अपने मुंह में था, ठीक। तो चांसेस थे कि वो मुंह से फिर आगे बढ़ सकता था, बॉडी के किसी भी हिस्से में पहुंच सकता था। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, बट ये हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को हैम्पर कर देता है, ठीक। तो म्यूकरमाइकोसिस जो है इट अटैक्स इंटरनल ह्यूमन ऑर्गन्स इंक्लूडिंग लंग्स, एलिमेंट्री कैनाल, नर्वस सिस्टम। देखो लंग्स में भी हो सकता है, हमारी फूड पाइप जो पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, एलिमेंट्री कैनाल, उसमें भी हो सकता है और नर्वस सिस्टम में भी हो सकता है। नर्वस सिस्टम तक अगर ये म्यूकरमाइकोसिस पहुंच जाता है तो देयर आर मतलब आप समझ लो 99% चांसेस कि इंसान बच नहीं पाएगा। तो ये नर्वस सिस्टम को ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज इम्पॉसिबल है, चांसेस आर ऑलवेज देयर। अगर आप टाइम पर इन्फेक्शन समझ लो, टाइम पर पहचान लो तो आप सब कुछ कर सकते हो, बट ये बहुत फैटल होता है, बहुत फैटल होता है, बहुत जल्दी ग्रो करता है। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो भाई इसका भी इलाज कराओगे बहुत ज्यादा खर्चा होगा, ठीक। उसके बाद फर्मेंटेड फूड, फर्मेंटेड फूड यानी कि टेम्पे सॉलिड फूड फ्रॉम सोयाबीन, सूफू यानी कि चाइनीज चीज होता है सूफू, एंड प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ राइजोपस म्यूकर रिस्पेक्टिवली। अब मैंने आपसे हमेशा ये बोला कि भाई कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। अब म्यूकरमाइकोसिस ने तो नुकसान कर दिया, पर इसी का एक कोई भाई या बहन जो म्यूकर है, जो जिसका नाम फिर से म्यूकर है, वो फूड के फर्मेंटेशन में काम आता है। फर्मेंटेशन का मतलब होता है इडली सब खाते हैं, डोसा सब खाते हैं, पर अभी जाओ तुरंत मम्मी से बोलो मम्मी इडली खानी है मुझको, तो मम्मी बोलेंगी बेटा अब अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा, तुरंत तो बनेगी नहीं, उसको पहले दाल भिगोनी पड़ेगी, चावल भिगोना पड़ेगा, फिर उसको ग्राइंड करेंगे, पीसेंगे, फिर उसमें वो कुछ डाल के नमक इनो वगैरह रखेंगे और उसके बाद फिर उसको फूलने को टाइम देते हैं। तो वो फूलना क्या है, दैट इज फर्मेंटेशन। यानी कि आप इन सारे मटेरियल को एक जगह रख देते हो और उसमें एक बैक्टीरिया को ग्रो होने देते हो, और वो बैक्टीरिया जब ग्रो होता है तो गैस प्रोड्यूस करता है, वो गैस उस फूड के पार्टिकल में भर जाती है, तो फूड जो है वो स्पॉन्जी बनता है। तो ये हो गया फर्मेंटेशन, जहां पर हम राइजोपस म्यूकर को यूज करते हैं। आप इस चीज को लिख लीजिए, राइट इट डाउन, ओके डन। सी नाउ द नेक्स्ट इज केमिकल्स। अब ये जो फंजाई होती है ये बहुत सारे केमिकल्स बनाने के भी काम आती है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात इंपॉर्टेंट ये बता देना चाहती हूँ कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं किंगडम फंजाई के अंदर क्लासिफिकेशन में हम और 4 टाइप की फंजाई के ग्रुप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं। दैट विल बी इनफ। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मैं आपको बता दे रही हूं, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि किस फंजाई का क्या काम करने के लिए यूज हो रहा है, और जहां जहां जो भी एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि राइजोपस वाला एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, म्यूको वाला एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, म्यूकोमाइकोसिस वाला एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं वहां पर वो चीजें आपको बताती चल रही हूँ। कुछ नाम ऐसे होंगे जो आपको याद नहीं होंगे, आपको सारी चीजें याद नहीं करनी है, कुछ एग्जाम्पल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है उन पे ज्यादा फोकस करना है। पर हाँ, कोई चीज ऐसा नहीं लगना चाहिए, मान लो क्वेश्चन आ गया कि फंजाई इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग केमिकल, तो आप सोच रहे हो अरे फंजाई से कौन सा केमिकल प्रोड्यूस होगा, खाने में यूज हो रही थी, इधर उधर यूज हो रही थी, तो केमिकल कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रही, तो हमने कह दिया कि नहीं कोई केमिकल प्रोड्यूस नहीं हो रहा। नहीं, हमें पता होना चाहिए ना कि कौन सी चीज किस काम आ रही है। ये सिर्फ आज के लिए तो नहीं है, ये तो लाइफ टाइम के लिए एक चैप्टर है जो हमें पता होना चाहिए। तो केमिकल्स बहुत सारे बनते हैं, जैसे कि सिट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय म्यूकर फ्रॉम मोलासेस एंड फ्यूमेरिक एसिड cortisone by rhizopus, stolonifer, lactic acid by R. stolonifer, R. nodosus and alcohol by R. orzei and M. javanicus। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं कि किससे क्या बन रहा है। पहली चीज जो हमें समझनी है वो क्या है कि क्या क्या बन क्या रहा है। एक्चुअली में सिट्रिक एसिड बन गया पहले फंजाई की मदद से, फ्यूमेरिक एसिड बन गया उसके बाद कॉर्टिसोन बन गया, कॉर्टिसोन मेडिकल लाइन में बहुत यूज होता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड बन गया, उसके बाद हमने क्या बना लिया, अल्कोहल बनाने के लिए यूज कर लिया, एंड बस ये 3-4 चीजें बनती हैं। अल्कोहल वाला एक याद रखना जरूरी है, राइजोपस याद रखना जरूरी है, ठीक है, लैक्टिक एसिड बाय आर स्टोलोनिफर याद रखना जरूरी है, सिट्रिक एसिड जरूरी है। एटलीस्ट इतना सुना तो लगना चाहिए, 2-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स। बहुत सारी फंजाई से भी एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं, जैसे फंजाई अब इन्फेक्शन कॉज कर रही है। आप एक चीज समझो, बैक्टीरिया जो है, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
बैक्टीरिया जो है वो हमने अलग किंगडम में पढ़ा, उसके अलग कैरेक्टरिस्टिक्स थे, तो एंटीबायोटिक्स भी उसकी दूसरी थी, मतलब बैक्टीरिया को किल करने वाली मेडिसिन भी दूसरी थी। फंजाई जो है एक अलग ऑर्गेनिज्म है, हमने इसे एक अलग ग्रुप में पढ़ा है, तो इसको किल करने वाले ऑर्गेनिज्म भी अलग होंगे, है ना, क्योंकि दोनों के फीचर्स अलग अलग थे, तो दोनों को किल करने वाले ऑर्गेनिजम्स भी अलग अलग होंगे। तो फंजाई को जो किल करेगा वो कौन होगा, बनेगा ऑब्वियसली फंजाई से ही। जैसे मैंने बताया म्यूकर माइकोसिस जो पेशेंट्स को हो जाता था, ब्लैक फंगस जिसे कहते थे, अगर वो किसी पेशेंट को हो गया तो उसको ट्रीट करने के लिए हमको वही मेडिसिन यूज करनी थी जो वापस फंजाई से ही बनी हो, ठीक है। हाँ, हम दूसरी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक का सहारा ले सकते हैं कि भाई जहां फंजाई ग्रो हो रही है वहां कोई और बैक्टीरिया आके एसोसिएशन में ग्रो ना होने लगे, आसपास ज्यादा कोई बैक्टीरिया ग्रो ना हो जाए, वो यूज कर सकते हैं। पर मेन हमारी जिस चीज की प्रॉब्लम है उसी चीज का तोड़ निकलेगा। फंजाई की प्रॉब्लम थी, फंजाई की बीमारी थी, तोड़ भी फंजाई से ही निकलेगा। तो एंटीबायोटिक्स बनाने के काम आता है। रैमिसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय म्यूकर रेमैनिस। अच्छा, मैंने इस पे लाइन खींच दी, फिर बोलोगे कि मैम आपने ये बोटानिकल जूलॉजिकल नेम था, साइंटिफिक नेम था म्यूकर रेमैनियनस। म्यूकर रेमैनियनस जो है वो रैमसिन बनाने के काम आता है कई सारे ग्रुप्स में। अब आप बोलोगे ये कौन सी टैबलेट है, नहीं सुनी आपने, बहुत सारी मेडिसिन नहीं सुनी है, ठीक है, अभी बहुत सारा है डिस्कवर करने को, ये तो कुछ छोटे से नाम है, ठीक है। तो ये रैमसिन नाम की एंटीबायोटिक्स बनाने को काम आता है। तो हमें पता होना चाहिए इकोनॉमिक पर्पस में केमिकल भी बन रहा है, एंटीबायोटिक्स भी बन रही है, वेस्ट ट्रीटमेंट भी हो रहा है। वेस्ट ट्रीटमेंट मैनेजमेंट, वेस्ट जो होता है उसको कैसे ट्रीट करें, गंदगी जो सारी इकट्ठी हो रही है उसको ट्रीट कैसे करें, उसमें से गंदगी कैसे हटाएंगे। ग्रोथ ऑफ म्यूकर अराइजेस रिमूव्स हैवी मेटल कंटेमिनेशन ऑफ वाटर। वाटर जो है उसमें से हैवी मेटल्स को रिमूव कर देता है ये फंजाई का ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं म्यूकर अराइजेस। अब हो सकता है आप में से किसी स्टूडेंट को ये डाउट आ जाए कि मैम आपने बोला था कि केमिकल बन रहे हैं, आपने बोला था कि मेडिसिन बन रही है, आपने बोला था वेस्ट मटेरियल को ट्रीट कर रहे हैं, तो भाई अब इसके प्रोसेस में आप नहीं जा सकते। केमिकल कैसे बना था अभी हमारा वो कप ऑफ टी नहीं है, इसमें एंटीबायोटिक कैसे बनी थी वो भी हमारा कप ऑफ टी नहीं है, और वेस्ट ट्रीटमेंट प्लान उन्होंने कैसे मैनेज किया होगा वो भी हमारा प्लान अभी नहीं है। हमें सिर्फ पता होना चाहिए कहाँ कहाँ किस किस इंडस्ट्री में कौन से इकोनॉमिकल सेक्टर में फंजाई का यूज होता है, दैट इज आवर मेन पॉइंट, और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स। अब यहां पर हमारा फर्स्ट ग्रुप तो कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज जिसे हम सैक फंजाई कहते हैं, ये यूनिसेल्यूलर फॉर्म में भी मिल सकती है, कभी कभी यूनिसेल्यूलर फॉर्म में भी मिल सकती है, पर रेयरली, ज्यादातर मिलेगी मल्टी सेल्यूलर फॉर्म में, मल्टी सेल्यूलर फॉर्म में, ठीक है। खाना जब खाती है तो कैसी होती है, जब खाना खाती है तो ये होती है सैप्रोफाइटिक, यानी कि सड़ी गली चीजों पर खाना खाने वाले। सैप्रोफाइट होने के साथ साथ ये डीकम्पोजर भी कहलाती है, क्योंकि चीजों को डीकम्पोज कर देती है। भाई जब कोई ऑर्गेनिक मैटर को ये खाने लग जाएंगे तो पूरी बॉडी खत्म ही कर देंगे, तो खा खा के भी डीकम्पोज हो जाएंगे, इनकी कॉलोनी बन जाती है। इसके बाद ये पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, यानी कि एक एसोसिएशन में भी रह सकते हैं किसी और लिविंग या लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर और बेनिफिट कर सकते हैं। तो ये कुछ फीचर्स हैं हमारे एस्कोमाइसिटीज के। आइए देखते हैं, रिप्रोडक्शन भी इसमें सेक्सुअल होता है और एसेक्सुअल दोनों होता है। देखिए कॉमनली सैक फंजाई किसको कहते हैं, अच्छा ये नाम जरूरी है तो सैक फंजाई के ऊपर नीट लिख लेना कि ऑप्शन में अगर कॉमन नेम पूछ लिया गया तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो सैक फंजाई जो है, द एस्कोमाइसिटीज आर मोस्टली, ज्यादातर तो ये मल्टी सेल्यूलर होती हैं, जैसे कि पेनिसिलियम, पेनिसिलिन ड्रग बनाने के काम आती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रेयर यूनिसेल्यूलर, ईस्ट एंड सेकेरोमाइसिस। यहां पर मैं आपको एक चीज बताती हूं, जिनके घर में भी एक्वेरियम होगा, जितने लोग अपने घर में एक्वेरियम रखते हैं, फिशेस को मतलब कि कल्चर करते हैं, फिशेस को पालते हैं घर में, उनको ये मालूम होगा कि कभी कभी ठंड के मौसम में हमारी फिशेस जो हैं वो बीमार हो जाती हैं। आई हैव सीन दिस, बीमार हो जाती हैं फिशेस, बीमार हो जाती है मतलब कि उनके बॉडी के ऊपर भी फंगल ग्रोथ होने लगती है पानी का टेम्परेचर कम ज्यादा होने से, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि कई घरों में फिल्टर लगा करके रखते हैं पानी में। मैम ऐसा नदी में तो नहीं हो रहा, तो नदी में बाकी चीजें भी तो प्रेजेंट है, तालाब में बाकी चीजें भी तो प्रेजेंट है,
उसका सपोर्ट करने के लिए। और टेम्परेचर ठंड गरम दिन भर में वो नॉर्मल हो जाता है। पर जैसे हमारा घर है, अंदर प्रॉपर धूप नहीं आ रही, आपका एक्वेरियम रखा हुआ है, ठंडा ही पानी है, वो गर्म ही नहीं हो रहा, तो वहां पर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कई बार। तो जो फिशेज होती हैं उनको भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो फंगल इन्फेक्शन उनकी बॉडी में कैसा दिखता है, व्हाइट फंगस उनकी बॉडी पे ग्रो होती हुई दिखती है। तो उसे ट्रीट कैसे करते हैं, उसको ट्रीट करने के लिए ये जो आप पेनिसिलिन लिखा हुआ देख रहे हो, इसी ग्रुप से बनी हुई एक एंटीबायोटिक होती है जो हम यूज करते हैं, टेट्रासाइक्लिन नाम की। टेट्रासाइक्लिन कैप्सूल आती है, टैबलेट नहीं आती, वैसे तोड़ने वाली टैबलेट नहीं आती, कैप्सूल आती है जिसके अंदर पाउडर फिल रहता है, उसको खोल देते हैं और एक्वेरियम में डाल देते हैं, तो उससे वो ठीक हो जाती है। तो ये हो गया पेनिसिलिन का ग्रुप, ठीक। फिर यूनिसेल्युलर होती है तो ईस्ट बहुत ज्यादा यूज होता है फर्मेंटेशन पर्पस के लिए। बहुत हाई स्केल केक वगैरह का जो बैटर बन रहा है, इडली जो बन रही है, जहां पे भी फर्मेंटेशन की जरूरत होगी ईस्ट डाल देंगे। इसके बाद दे आर सैप्रोफाइटिक, सड़ी चीजें खाने वाले, डिकम्पोज कर देते हैं, खा के खत्म कर देते हैं उसको। पैरासाइटिक हो सकते हैं, या कॉप्रोफाइलस यानी कि ग्रोइंग ऑन डंग यानी फीसिस पर ग्रो कर जाते हैं जब एनिमल के, तो उसे बोलते हैं कॉप्रोफाइलस, ठीक। नेक्स्ट आता है माइसीलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच्ड एक्सेप्ट ईस्ट विच इज यूनिसेल्युलर। ईस्ट तो देखो यूनिसेल्युलर है, लेकिन जब आप सेप्टेट माइसीलियम बोलते हो तो वो कैसा होता है, ये माइसीलियम है और माइसीलियम के अंदर ये सेप्टा बने हुए हैं, ये सेप्टा बने हुए हैं, और सेप्टा के साथ में यहां पर न्यूक्लियस ऐसे अलग अलग प्रेजेंट होगा। इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, ऐसे होगा। तो सेप्टेट दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, सेप्टेट दिख रहा है, ठीक है। सेप्टेट और ब्रांच्ड जैसा अपीयरेंस कब मिलेगा, ये तो मैंने एक हाइफे बनाया है, ऐसे बहुत सारे होंगे। और जब ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर आप दूर से देखोगे तो आपको माइसीलियम जो दिखेगी वो कैसे दिखेगी, ऐसे लगेगा ब्रांच निकली हुई हैं, जैसे पेड़ में टहनियां निकली होती हैं ना, ब्रांचेस निकली होती हैं, ऐसा दिखेगा एकदम फैला फैला जाल जैसा स्ट्रक्चर, तो वो ब्रांच दिखने लगता है, ठीक। अब बात आती है सेल वॉल में काइटिन होता है, तो ये मैं आपको इसलिए ज्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम जब आपको पढ़ाया था तो वहां मैंने आपको एक टेबल पढ़ाया था, वहां बता दिया था कि फंजाई की वॉल के पास काइटिन प्रेजेंट है। प्रीवियस सेशन में जहां पर हमने फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए थे वहां पे भी बता दिया था पॉलीसैकेराइड और काइटिन प्रेजेंट होगा, ठीक। तो अब आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है तो बनता है कोनिडिया। कोनिडिया क्या होता है ये भी मैंने प्रीवियस सेशन में बता दिया था, कोनिडिया बनता है। कोनिडिया जो होता है वो एक्सोजीनियसली बनता है, बॉडी से बाहर बनता है। तो बॉडी से बाहर कैसा बनता है, मैंने आपको ऐसे स्ट्रक्चर बना करके बताया था, और मैंने बोला था कि इससे छोटे छोटे स्पोर्स ऐसे बाहर की तरफ बनने लगते हैं। तो ये जो छोटे छोटे स्पोर्स बाहर की तरफ बन रहे हैं इसे ही हम कोनिडिया बोलते हैं। तो देखो आप डिफरेंस समझो, एक फंजाई थी जिसमें ऐसा था, फिर एक बैग था, बैग के अंदर स्पोर्स हुआ करते थे, तो ये कैसा था, एंडोजीनियसली एक बैग के अंदर बॉडी के अंदर ही बन रहे थे। ये बॉडी से बाहर बनते निकल जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, घूमने चले जाते हैं। जब सही इनको एनवायरनमेंट मिलेगा, सही टेम्परेचर मिलेगा, फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी, दे विल स्टार्ट ग्रोइंग, दे विल ग्रो अगेन, ठीक है। तो ये वाला तो मैं अभी यहाँ हटा दे रही हूँ, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी हम बात कर रहे हैं इस वाले पोर्शन की, ठीक है, जहां पर ये छोटे छोटे स्पोर्स बॉडी से बाहर ही बन रहे हैं और डिटैच हो जा रहे हैं। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा होता है, टेक्स प्लेस बाय एसेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया व्हिच आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली ऑन स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर्स। और ये जो है ना, ये इसके हाइफे ऐसे रहे होंगे ना, ब्रांच्ड, ये मैंने ब्रांच्ड बना दिए, ठीक। इसके बाद इसमें न्यूक्लियस भी रहा होगा, हाँ बिल्कुल रहा होगा, आप गलत तो हो ही नहीं सकते हो जब पढ़ के आए हो। तो ये लो न्यूक्लियस भी बना दिया, ठीक है। अब इसके पास ये वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज, दिस स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, ये कहलाता है कोनिडियोफोर। क्या कहलाता है, कोनिडियोफोर, इसे कहते हैं कोनिडियोफोर। इसी पर से कोनिडिया बनता है, तो वो स्पोर बना देता है, ठीक है। ये हो गया हमारा एसेक्सुअल। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो सेक्सुअल स्पोर्स बन जाते हैं। तो सेक्सुअल स्पोर्स कौन से होते हैं, एस्कोस्पोर्स होते हैं, उनका नाम होता है एस्कोस्पोर्स, प्रोड्यूस्ड एंडोजीनियसली। ये एक बैग के अंदर बनते हैं, सैक जैसा, लेकिन यहां उस बैग का नाम क्या चेंज हो जाता है, वो कहलाता है एसाई, ठीक है, असाई,
ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना। द असाई आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोस्पोर्स। फ्रूटिंग बॉडीज में ऐसे ये स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर ये फ्रूटिंग बॉडी है, इसमें इसके अंदर बन जाएगा, इसके अंदर स्पोर बन जाएंगे, असाई कहलाएंगे। तो ये एक्चुअली चाहे मैं वो उसकी बात करूं, स्पोरेंजियम की बात करूं, चाहे मैं असाई की बात करूं, कुछ नहीं है, बैग जैसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोर्स रखे हुए हैं, नाम अलग अलग हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर है, इसकी वजह से इस पे कंफ्यूज नहीं होना। जब एक बार एंडोजीनस स्पोर बन गया तो किसी स्ट्रक्चर के अंदर बना होगा और एक्सोजीनियस हमेशा स्ट्रक्चर से बाहर बनेगा। क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अब अच्छा, इसको नहीं लिखा है तो पहले लिख लीजिए आप। एस्कोमाइसिटीज का ये है फर्स्ट, ठीक है, उसके बाद ये है सेकंड, सेकंड के बाद नाउ दिस इज थर्ड। एस्कोमाइसिटीज का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कैसा होता है? तो ये है ना ऐसी फंजाई है जो कार्सिनोजेनिक एजेंट्स बनाने के भी काम आती है, ठीक है। तो एस्पैराजिलस फ्लेवर्स जो होती है, इसको जेन्युइनली गिनिया पिग ऑफ प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिनिया पिग ऑफ प्लांट। इसे याद रखना, ये ऐसी चीजें नीट में बहुत पूछी जाती हैं। आप समझ रहे हो, अपने को इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्यों पढ़ना है? वो अलग अलग नाम की वजह से पढ़ना है, प्रोसेस पे नहीं जाना है कि भाई केमिकल कैसे बना हमको बना के बताओ, अल्कोहल कैसे बनी हमें बना के बताओ। नो नो नो, नॉट दैट। कम आउट टू गिनिया पिग ऑफ प्लांट कौन कहलाता है, तो इसे अलग से हाईलाइट करो, मैंने भी किया हुआ है। गिनिया पिग ऑफ प्लांट कहलाता है एस्पैराजिलस फ्लेवर्स, which is used to produce a carcinogenic toxin, जिसको अल्फा टॉक्सिन बोलते हैं। ये अल्फा टॉक्सिन बनाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहूंगी पूरे पॉइंट को अलग पेन से लिखो, मैं हर बार ऐसी बातें नहीं बोलती हूं। दिस पॉइंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एस्पैराजिलस अभी लिखो, एस्पैराजिलस फ्लेवर्स जिसका कॉमन नेम है गिनिया पिग प्लांट, गिनिया पिग ऑफ प्लांट, उसको हम यूज करते हैं कुछ कार्सिनोजेनिक एजेंट बनाने के लिए। कार्सिनोजेनिक एजेंट का मतलब होता है कैंसर कॉज करने वाले। हाँ, कैंसर कॉज करने वाले। जो लोग बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, स्मोक करते हैं, वो उन चीजों में कार्सिनोजेनिक एजेंट्स ही तो होते हैं, तभी तो वो हार्मफुल है और इसीलिए तो वो कैंसर कराते हैं। तो वो जो कार्सिनोजेनिक एजेंट्स है ना, उनको बनाया जाता है एस्पैराजिलस फ्लेवर्स से। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, तभी तो वो इतना बिक रहा है। नेक्स्ट है एस्पैराजिलस नाइजर, प्रोड्यूसेस अ सिट्रिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड, यानी हम कह सकते हैं कि अगेन ये कुछ केमिकल बनाने के काम आती है फंजाई एस्पैराजिलस नाइगर। तो वो कौन सी है? सिट्रिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड। रिटन। नेक्स्ट इज क्लेविसेप्स। क्लेविसेप्स जो होती है वो कहां देखी जाएगी? प्लांट डिसीज। प्लांट डिसीज होती है जिसको हम बोलते हैं एर्गॉट ऑफ राई। अगेन अ नीट वाला क्वेश्चन, नीट वाला पॉइंट सी, एर्गॉट ऑफ रेई, इसके ऊपर नीट लिख लेना। ये एक फंजाई की वजह से होता है, ठीक है। और वो फंजाई क्या है, कौन है? क्लेविसेप्स परप्यूरे। अरे फिर एक साथ मैंने लाइन खींच दी, गलत हो जाता है। क्लेविसेप्स परप्यूरे। और एर्गॉट ऑफ बाजरा वाली जो डिसीज है वो होती है क्लेविसेप्स, सी के आगे डॉट लगाए ना, तो क्लेविसेप माइक्रोसिफेला से। ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए, ठीक है। मैम याद रखना कैसे है? तो याद तो देखो लिखने से ही होगा और बार बार रिवाइज करने से होगा। मेरा सजेशन ये है, आप जिस वक्त भी ये वीडियो देख रहे हो, अभी तक वो जो पिछला वाला पॉइंट था ना, मैंने आपसे कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो। ये वाला एस्पैराजिलस वाला, जहां पर कार्सिनोजेनिक एजेंट बन रहे थे तो अल्फा टॉक्सिन कहलाते। इस पॉइंट को मुझे अभी कमेंट में लिख के बताओ, लिखते ही याद होता है। और दूसरा, मुझे क्लेविसेप के बारे में भी अभी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। जितना लिखोगे उतना याद होगा, जितनी बार सुनोगे उतनी बार वीडियो के नीचे मेंशन करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा याद रह सके। जहां पर घूमते फिरते याद आ गया, हाँ बाजरा ऑफ आई, ठीक है, तो उसे वहीं लिख देना एर्गॉट ऑफ बाजरा, उसके बाद लिख देना एर्गॉट ऑफ राई। ये सारी चीजें लिखते चलो, याद हो जाएगी। नेक्स्ट है न्यूरोस्पोरा, यानी कि पिंक ब्रेड मोल्ड, ठीक है, इसको बोलते हैं पिंक कलर की ब्रेड पर मोल्ड। तो न्यूरोस्पोरा कैरासा जो है वो ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम कहलाती है। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नीट बात मानो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू विल थैंक मी लेटर। ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं इसे, क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होती है बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क के लिए। बायोकेमिस्ट्री के
फील्ड में और जेनेटिक्स के फील्ड में ये ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो किस लिए यूज किया जाता है? एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए न्यूरोस्पोरा नाम के फंजाई को यूज किया जाता है, जिसे यूजुअली कहते हैं पिंक ब्रेड मोल्ड। तो ब्लैक ब्रेड मोल्ड अगर लिख दिया तो ब्लैक वाली मैंने अभी आगे बता दी थी, ब्रेड पे ग्रो होती है तो ब्लैक ब्लैक दिखती है, ये वाली जो है ये पिंक ब्रेड मोल्ड है। ठीक, नेक्स्ट इसको लिख लिया। नेक्स्ट है मॉरल्स एंड ट्रफल्स। मॉरल्स और ट्रफल्स आधे लोग समझ गए होंगे, ये बहुत अच्छे एडिबल्स होते हैं, खाने की बहुत टेस्टी। ठीक है, तो ये बेकिंग वगैरह में यूज होते हैं। उसके बाद ए फ्लेमिंग डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक पेनिसिलिन फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पर नीट में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पेनिसिलियम ड्रग को किसने डिस्कवर किया था? तो किया था ए फ्लेमिंग ने। ए फ्लेमिंग साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम पेनिसिलिन को डिस्कवर किया, और किससे किया था? पेनिसिलियम नोटेटम से, पेनिसिलियम नोटेटम से। मुझे आज भी याद है जब मैंने अपने 11th क्लास के नोट्स बनाए थे और मैंने यही वाला पॉइंट पढ़ा था, इतना इंटरेस्ट था मुझे मेडिकल फील्ड में, मुझे और कुछ बाद में याद हो, पहले ये याद हो गया था, इतना इंटरेस्ट के मारे। अच्छा, पेनिसिलिन ड्रग है तो याद रहेगा मुझे कॉलेज में जाके कि पेनिसिलिन ड्रग पेनिसिलियम नोटेटम नाम के फंजाई से मिलती है, और इन्हें डिस्कवर करने वाले सर ए फ्लेमिंग थे। फिर जब कॉलेज में गई तो भी ये वाला पॉइंट वहां पर भी पढ़ा मैंने, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट अब आती है थर्ड ग्रुप विच इज बेसिडोमाइसिटीज। बेसिडोमाइसिटीज को क्लब फंजाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लब फंजाई। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये है बेसिकली, यहां पिक्चर में देख रहे हो, दीज आर दी मशरूम्स, या फिर इनको ब्रैकेट फंजाई भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ब्रैकेट फंजाई। इसके अलावा इनको पफ बॉल्स भी बोलते हैं, ये सब नाम है पफ बॉल्स। ऐसे मोटे मोटे फूले फूले पोर्शंस दिखते हैं ना, इसकी वजह से। ठीक है, बात समझ में आ गई। और ये जो फंजाई ये सबसे एडवांस फंजाई है। पहले तो ये तीनों नाम लिख लो। आई होप आपको दिख रहे हो, मैं एक बार और लिख दूं क्या? नहीं अच्छे से दिख रहा हो, अगर क्लियर ना हो देखो, मैं आई विल राइट इट अगेन वंस अगेन। ठीक है, देखो पहले तो इसको हम बोलते हैं क्लब फंजाई। एक्चुअली में ये है क्या? मशरूम्स। मशरूम्स को सब जानते हैं, खाने में भी यूज होता है। इसके बाद इनको ब्रैकेट फंजाई भी कहते हैं, ब्रैकेट फंजाई भी कहते हैं। इसके बाद इनको पफ बॉल्स भी कहते हैं, पफ बॉल्स। ठीक है, पफ बॉल्स बोलते हैं। और ये जो बेसिडोमाइसिटीज हैं, ऐसा कहा जाता है कि बेसिडोमाइसिटीज दुनिया की सबसे एडवांस्ड फंजाई में से एक है, सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट फंजाई। ऐसा क्यों? क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म की देखो आदत होती है कि कोई भी बैक्टीरिया है जो डीकंपोजर है, या फंजाई है जो डीकंपोजर है, वो डेड और डिकेइंग मैटर को तो डीकंपोज कर देगी, पर लकड़ी को, वुड को डीकंपोज नहीं कर पाते हैं। तो ये जो है ना, ये वुड को डीकंपोज कर देते हैं। आपने देखा होगा ऐसे स्ट्रक्चर लकड़ी पर ग्रो होते हुए दिखते हैं। कभी बारिश के मौसम में घर में किसी दरवाजे में दिख जाएंगे, वॉशरूम वगैरह में यूजुअली पास, जहां पर वाटर ज्यादा रहता हो। या फिर जब आप पेड़ वेड़ देखने जाओगे कहीं बाहर, बारिश के मौसम में पेड़ पे लगा हुआ ऐसा एक स्ट्रक्चर, सूखा सूखा वुड जैसा दिखने वाला, वो भी हो जाता है, वो भी ग्रो कर जाता है। तो ये दीज आर दी मोस्ट एडवांस्ड फंजाई एंड बेस्ट डीकंपोजर्स ऑफ वुड। दुनिया में सबसे अच्छा डीकंपोज करते हैं ये वुड को। ठीक, देयर फ्रूटिंग बॉडीज आर लार्ज एंड विजिबल सच एज मशरूम, पफ बॉल्स, टोडस्टूल। ये आपको यहां दिख रही है, ये देखो, ये कितने अच्छे से अपनी आईज को विजिबल है, ये विजिबल है, ये स्ट्रक्चर विजिबल है। ये सारे जो विजिबल स्ट्रक्चर्स हैं, ये क्या है? ये इनकी फ्रूटिंग बॉडीज हैं। और मशरूम में जो आपको इतना बड़ा बड़ा वो मशरूम दिख रहा है, दैट इज अ फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी से नया ऑर्गेनिज्म बन सकता है इस पूरी फंजाई का। दैट्स इट। इतनी बात समझ में आई। ये इसके अलग अलग टाइप के नाम। दूसरा, ये सबसे एडवांस है क्योंकि वुड को डीकंपोज कर देता है, और इसकी फ्रूटिंग बॉडीज आपको आंखों से बहुत अच्छी तरह दिखती हैं, जो कि जैसे ब्रेड मोल्ड में नहीं दिख रही थी, यहां पर दिखेगी। तो अच्छे से दिख रही है तो उसको, वो कौन है? मशरूम है, पफ बॉल है, या फिर टोडस्टूल्स भी कहते हैं। इतना लिख लिया, रिटर्न। नेक्स्ट,
दे ग्रो इन, कहां पर देखने को मिलती है? सॉइल में मिल जाएगी, लकड़ी के बड़े बड़े जो डेले होते हैं, डेले क्या कह रही हूँ, लकड़ी के जो लॉग्स होते हैं उन पर मिल जाएगी, ट्रीज के स्टम्प पे, लिविंग प्लांट बॉडीज पे पैरासाइट की तरह, रस्ट एंड स्मट्स की तरह मिल जाती है। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पे भी मिल जाएगी और नॉन लिविंग चीज पर भी मिल जाएगी, लेकिन जरूरी ये है कि वहां पर सॉइल होना चाहिए या फिर वाटर होना चाहिए एटलीस्ट। माइसीलियम इज सेप्टेट, इसमें सेप्टा है। अब आप देखो ऐसे बहुत सारे जो हाइफियों के ग्रुप्स होंगे उनमें ऐसे सेप्टा बना होगा और फिर बीच बीच में न्यूक्लियस बने होंगे इस तरीके से, ठीक। एंड ब्रांच्ड होते हैं, ऑब्वियसली मैं आपको ब्रांच चीज बता चुकी हूं कैसी है, अभी तक सब सेम चला आ रहा है। सेप्टा हैज डोलीपोर एक्सेप्ट इन रस्ट एंड स्मट्स। अब ये डोलीपोर क्या होता था? डोलीपोर होता था कि कभी कभी, जब मैंने इसका सेल का स्ट्रक्चर बताया था प्रीवियस सेशन में, तो मैंने बोला था कि एक सेल का स्ट्रक्चर कभी कभी इस तरीके से भी मुड़ जाता है, और जब मुड़ जाता है सेप्टम अंदर की तरफ आ जाती है। तो कभी कभी इसमें ऐसा होता है कि जब ये सेप्टम अंदर की तरफ आती है तो ये कुछ ऐसे बल्ज बनाकर मुड़ जाती है, ऐसे बल्ज बनाकर मुड़ जाती है, और इस बल्ज के अराउंड फिर प्रोड्यूस हो जाता है थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं, प्रोटीन एक ब्रैकेट बना लेता है, ठीक है। तो ये जो बल्ज्ड आउट पोर्शन आपको दिख रहा है, ये जो बल्ज्ड आउट पोर्शन जहां पर मेम्ब्रेन का दिख रहा है, ये इसको हम बोलते हैं डोलीपोर, ठीक है। जहां पर बल्ब लाइक पोर्शन की तरह मेम्ब्रेन ग्रो हो गई अंदर की तरफ और रास्ता ब्लॉक करने लग गई, उसको हम बोलते हैं डोलीपोर। सिर्फ रस्ट में और स्मट्स में नहीं दिखता, बाकी सब में दिखेगा। क्लियर? ओके। नाउ माइसीलियम इज ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप की माइसीलियम्स होती हैं। पहली माइसीलियम जो है वो कहलाती है प्राइमरी माइसीलियम, दूसरी कहलाती है सेकेंडरी माइसीलियम। प्राइमरी पहले वाली, सेकेंडरी दूसरी वाली। प्राइमरी में एक न्यूक्लियस, दूसरी वाली में दो न्यूक्लियस। इजी है, याद रहेगा। प्राइमरी जो माइसीलियम होता है वो मोनोकैरियोटिक होती है। मोनो का मतलब होता है वन न्यूक्लियस इज ओनली प्रेजेंट, शॉर्ट लिव्ड, कम समय के लिए जीती है। हैप्लॉइड मतलब कि वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, ठीक है। तो हैप्लॉइड है एंड फॉर्म्ड बाय बेसिडियोस्पोर्स, मतलब कि इसकी स्पोर्स से बन जाएगी। तो प्राइमरी माइसीलियम। और इस जगह अगर डाइकैरियोटिक है, यानी कि दो न्यूक्लियस दिख रहे हैं, टू न्यूक्लियस आर सीन, लंबा जीती है, लॉन्ग लिव्ड है और बाय न्यूक्लिएटेड सेल है, मतलब कि डिप्लॉइड होगी, डिप्लॉइड होगी। डिप्लॉइड का मतलब है टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। एन क्या है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम के सेट्स। तो दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्राइमरी माइसीलियम बाय सोमैटोगेमी। प्राइमरी माइसीलियम जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी, ये सोमैटोगेमी का मतलब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्राइमरी माइसीलियम थी, ठीक है, एक उसके पास न्यूक्लियस था, शॉर्ट लिव्ड थी और एज वेल एज वो हैप्लॉइड थी, उसमें एक सेट ऑफ क्रोमोसोम था। अब ये इस टाइप के दो जो प्राइमरी माइसीलियम है वो मिल गए, उनने रिप्रोड्यूस किया सेक्सुअली, तो बन गया कौन सा वाला माइसीलियम? सेकेंडरी माइसीलियम, जिसके पास डाइकैरियन, दो न्यूक्लियस दिख रहे हैं और लॉन्ग लिव्ड है, लंबा जिएगी। तो इसके कैरेक्टर एक बार कॉपी हुए, दूसरी बार कॉपी हुए, ऐसा याद रख लो। शॉर्ट लाइफ मिलकर के लॉन्ग लाइफ। मोनोकैरियन, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, मोनो का मतलब होता है वन, मोनोकैरियन मिलकर के डाइकैरियन, एज वेल एज दी बाइन्यूक्लिएटेड सेल। तो न्यूक्लियस दो हो गए, तो दो सेट ऑफ क्रोमोसोम हो गए। इसके बाद प्राइमरी माइसीलियम ये बनता कैसे है? सोमैटोगेमी के द्वारा। सोमैटोगेमी मतलब कि सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, दैट्स इट। दो स्पोर्स एक साथ मिल जाए। क्लियर? ओके। नाउ वी कम टू एसेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं वो जनरली इसमें मिलते नहीं है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन की वजह से। अभी इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चाहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, दोनों में स्पोर्स बन रहे थे। स्पोर्स अलग अलग टाइप के थे, ठीक है, और अपना अपना रिप्रोडक्शन करवा दे रहे थे। यहां पर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन चेंज हो गया। अभी इनने बोला हमको एकदम सिंपल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, फ्रैगमेंटेशन से कर देंगे। फ्रैगमेंटेशन क्या होता है? एक माइसीलियम था, एक हाइफा था, उसका छोटा सा टुकड़ा टूट के कहीं पर गिर गया तो चलो उसने सोचा भाई मैं पूरा का पूरा ग्रो हो जाऊंगा, तो वो वहां पर पूरा का पूरा एज इट इज एक ऑर्गेनिज्म में ग्रो हो गया। दैट वाज फ्रेगमेंटेशन, अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो वी कंक्लूड कि यहां पर कोई भी स्पोर्स नहीं बनते, स्पोर्स नहीं बनेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए।
बात आती है सेक्स ऑर्गन्स की, तो सेक्स ऑर्गन तो इनके पास है नहीं, तो ये क्या करेंगे, सेक्स ऑर्गन अगर नहीं है तो ये प्लाज्मोगेमी कर देंगे, जो प्लाज्मा वाला स्ट्रक्चर है उसको मिला देंगे। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस इज ब्रॉट टुगेदर बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स एंड जीनोटाइप्स, रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम। यानी कि एक सेल यहां बैठा हुआ था, एक सेल यहां बैठा हुआ था, दोनों ने सोचा भाई ना सेक्स ऑर्गन तेरे पास ना सेक्स ऑर्गन मेरे पास, तो चल ऐसा करते हैं कि दोनों जने मिल जाते हैं। तो जब ये दोनों मिले होंगे तो इनके मिलने में इन दोनों का जो साइटोप्लाज्म है पहले तो वो मिल गया, फिर इनका न्यूक्लियस भी दोनों कंबाइन हो गए, एक सेल बन गया। इस तरीके से ये सेल फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, ये किस में देखा जाता है, बेसिडियम में। इट गिव्स राइज टू, देखा नहीं जाता, इट गिव्स राइज टू बेसिडियम। तो बेसिडियम इस तरीके से बनता है। वेजिटेटिव सेल यानी कि बॉडी के जो बाकी सारे सेल्स थे ना, देखो स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट बात, वेजिटेटिव सेल और सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव सेल्स जो थे वो अलग थे। वेजिटेटिव सेल मतलब बॉडी के बाकी पार्ट्स जहां से यूजुअली रिप्रोडक्शन नहीं होता, पर यहां पर क्या होता है, बैठे एक सेल ये बैठा एक सेल वो बैठा, दोनों एक दूसरे की कमजोरी जानते हैं कि भाई ना तू रिप्रोड्यूस कर पाएगा ना मैं रिप्रोड्यूस कर पाऊंगा, तो ओनली ऑप्शन दैट वी हैव इज चल अपना साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मिला लेते हैं, चल मिल करके एक नया सेल बना लेते हैं, ऐसे वाला रिप्रोडक्शन हो जाता है इनका। ठीक है, वेजिटेटिव सेल के थ्रू प्लाज्मोगेमी मतलब जो प्लाज्मा है सेल का वो मिल जाएगा। ठीक, नाउ कैरियोगेमी, कैरियोगेमी का मतलब है जहां पर न्यूक्लियस इन्वॉल्व हो गया। प्लाज्मोगेमी में स्पेसिफिकली पहले साइटोप्लाज्म इन्वॉल्व हुआ था, 2 सेल के साइटोप्लाज्म मिल गए थे, यहां पर पहले 2 सेल के कैरियो यानी कि न्यूक्लियस मिल जाएंगे। कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिक बेसिडियोपोर्स। तो ये 4 अलग अलग टाइप के बेसिडियोपोर्स बनाता है। बेसिडियोपोर्स आर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड यानी कि बॉडी के बाहर बनते हैं। एक्सोजीनियस आप समझ गए ना, बॉडी से बाहर, किसी बैग वैग में नहीं बनेंगे। बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियोकार्प्स। 4 अलग अलग टाइप के बनते हैं, उस पर हमें डिटेल में नहीं जाना, पर जो बनते हैं बेसिडिया उसको बेसिडियोकार्प बोलते हैं और इस तरीके से ये अपना कैरियोगेमी कर लेते हैं यानी न्यूक्लियस का फ्यूजन। इसको नोट कर लीजिए। Okay, now we'll talk about the next one which is very important that we need to know. एक चीज होती है जिसका नाम होता है क्लैंप कनेक्शन। क्लैंप कनेक्शन कैसे होता है वो समझो। ये एक सेप्टा है, सेप्टा में हाइफे है, हाइफे में ये बीच में सेप्टा लगे हुए हैं। तो अभी के लिए मैं इसमें इस हाइफे में सिर्फ आपको 2 सेप्टा बना के बता रही हूँ। तो क्या होता है कि जैसे न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है और एक न्यूक्लियस कहीं यहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो कभी कभी अपना सेप्टा जो है उसको छोड़कर एक रास्ता बना लेते हैं ये ग्रुप्स, उसको छोड़कर यहां से एक रास्ता बना लेते हैं ग्रुप्स ऐसे करके। ठीक है, और ये रास्ता कैसा होता है, ये रास्ता ऐसे आगे जाकर के जुड़ जाता है और अब देखो स्पेस बन गई, यानी कि एक रास्ता यहां से बन गया, एक रास्ता यहां से बन गया। तो ये जो न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस आगे चला जाएगा, निकल के इस साइड आ जाएगा, तो ये 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, या फिर इस साइड का न्यूक्लियस निकल के यहाँ आ जाएगा तो ये 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। मतलब बेसिकली अगर 2 न्यूक्लियस कंबाइन हो जाते हैं एक ही रास्ते से तो उसको हम कहते हैं क्लैंप कनेक्शन। उसको हम क्या कहते हैं, क्लैंप कनेक्शन। एक न्यूक्लियस यहाँ था, एक न्यूक्लियस यहाँ था, इनके आगे पर्दा लगा हुआ था, तो इन्होंने सोचा पर्दे के दूसरी साइड से निकल के चले जाते हैं, दूसरी साइड से थोड़ा सा साइटोप्लाज्म स्प्रेड हो जाता है और ये न्यूक्लियस आके जब मिल जाते हैं तो उसको हम कहते हैं क्लैंप कनेक्शन। ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज ट्यूब्यूलर रिलेशनशिप, इट इज ट्यूब्यूलर रिलेशनशिप, एक ट्यूब में बना हुआ रिलेशनशिप बिटवीन 2 नेबरिंग सेल्स, 2 आस पड़ोस के सेल्स ने अपना कनेक्शन बनाया। विद द हेल्प ऑफ दिस कनेक्शन द न्यूक्लियस ऑफ 1 सेल कैन माइग्रेट टू नेबरिंग सेल। मतलब एक ही सेल का कोई न्यूक्लियस आ गया था, मैंने कहा ना या तो ये वाला आ जाएगा या ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो किसी एक सेल का न्यूक्लियस आ जाएगा, ड्यू टू विच द अदर सेल बिकम्स डाइकैरियन। तो एक पूरे सेल में 2 न्यूक्लियस एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। आप समझ रहे हो, ये देखो ये है, तो ये हैं 2 नेबरिंग सेल्स, है ना। मान लो मैं इसमें पूरे में ही 2 सेल्स बनाऊं, बस ये एक सेल था, ये एक सेल था। इस सेल ने सोचा चलो यार आज तो रिप्रोड्यूस करने की काफी जरूरत लग रही है, मतलब कि दूसरे सेल से चलो मिलने चलते हैं। ये वो वाले दोस्त हैं जो आपस में सोचते हैं यार कितना अच्छा होता अगर मेरे घर से एक टनल निकलता और तेरे घर तक जाकर मिल जाता, उसमें से अपन दोनों आ जाते चले जाते। तो ये वही टनल है जो क्लैंप कनेक्शन बना रहा है। तो ये वाला जो न्यूक्लियस है ये इसमें से अब निकलेगा, ये न्यूक्लियस निकल के इसके पास आकर के यहाँ बैठ जाएगा। तो अब
ये जो वॉल है वो थोड़ी ना ब्रेक हो जाएगी, वो वॉल तो रहेगी, ऐसे वॉल तो रहेगी। तो मतलब देखा ये जा रहा है कि एक सेल में दो न्यूक्लियस आकर जुड़ गए तो वो बन गया डाइकैरियोटिक, यानी कि दो डाई मतलब टू, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस, दो कैरियोट वाला, दो न्यूक्लियस वाला सेल बन गया, बाय न्यूक्लिएट हो जाता है। क्लैंप कनेक्शन इज यूज्ड टू चेंज मोनोकैरियोटिक माइसीलियम डाइकैरियोटिक माइसीलियम में इन बेसिडोमाइसिटीज। तो जब मोनोकैरियोटिक एक सेल वाला माइसीलियम होता है और हम उसे कन्वर्ट करना चाहें दो सेल वाले माइसीलियम में, टू सेल वाले माइसीलियम में, तो कौन सा प्रोसेस यूज होता है? क्लैंप कनेक्शन वाला प्रोसेस। इसे आप ऐसे भी रख सकते हैं, देयर इज अ वेरी कॉमन what to call it, a meme that says कि it would have been far better if there would have been a tunnel connection between you and my house। हम दोनों के दोस्तों के जो घर हैं इनके बीच में अगर एक टनल बना होता, उसमें से हम आ जाते चले जाते, तो मम्मी के डांटने का भी टेंशन नहीं रहता, यहीं बैठे रहते, कितना मजा आता। ये वो वाले दोस्त हैं, दो सेल हैं जिनने अपना न्यूक्लियस कंबाइन कर लिया, फॉर्मिंग ई क्लैंप कनेक्शन। क्लियर? ओके। नाउ ड्यूट्रोमाइसिटीज, ये जो ड्यूट्रोमाइसिटीज है इसको कहते हैं फंजाई, अच्छा लिखा हुआ है फंजाई इम्परफेक्टाई, इसको कहते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई। तो ऐसा इसको क्यों कहते हैं मैं उसका रीजन बताती हूं। ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी लाइफ में सेक्सुअल स्टेज जो है वो होती ही नहीं है। देयर इज नो सेक्सुअल स्टेज इन देयर लाइफ, देयर इज नो सेक्सुअल स्टेज इन देयर लाइफ, हमेशा ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन चलेगा। देखिए, कॉमनली नोन एज फंजाई इम्परफेक्टा बिकॉज सेक्सुअल स्टेज इज ईदर एब्सेंट और नॉट रिपोर्टेड। या तो एब्सेंट है या फिर अगर हुई भी है तो हमें तो बिल्कुल नहीं दिखी, और जो चीज हमने देखी ही नहीं उसके बारे में हम यकीन ही नहीं करते। नाउ it is considered as artificial group without any common relationship। इसको artificial group माना जाता है क्योंकि इसके बीच में कोई relationship नहीं होती। Actually जो sac fungi होती है that have lost ability to reproduce sexually, ऐसा माना जाता है कि वो जो sac fungi है, fungi है, उसका अगर sexual reproduction का हिस्सा खत्म हो जाए, sexual reproduction का काम खत्म हो जाए, फीचर खत्म हो जाए, तो वो ड्यूट्रोमाइसिटीज बन जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है माइसीलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। अब मैं इतनी बार सेप्टा और ब्रांच बता चुकी हूं कि आपको याद हो गया होगा। हाइफे के अंदर पर्दे लगे हुए हैं और उसमें बीच बीच में न्यूक्लियस बैठा हुआ है, तो सेप्टेट। ब्रांच दिखेगा, दूर से देखोगे बहुत सारे इससे स्ट्रक्चर दिखेंगे, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर माइसीलियम का। माइसीलियम क्या है? हाइफे का ग्रुप। हाइफा क्या है? फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर। क्लियर? ओके। तो अब बात आती है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे, तो रिप्रोडक्शन करेंगे कैसे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, एसेक्सुअल स्पोर्स बनाकर। दे रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स कॉल्ड कोनिडिया फॉर्म्ड बाय कोनिडियोपोर्स। कोनिडियोपोर्स ऐसे वाले जो पोर्स होते, कोनिडियोपोर्स होते थे, ये कोनिडिया बना लेते हैं एक्सोजीनस तरीके से। ये कोनिडिया बना लेते हैं एक्सोजीनस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं कोनिडियोपोर और इसको बोलते हैं कोनिडिया। ऐसे ये रिप्रोड्यूस करते हैं। सम मेंबर्स सैप्रोफाइट्स होते हैं, पैरासाइट होते हैं, जबकि ज्यादातर डीकम्पोजर्स होते हैं। लिटर कैन हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग, मिनरल्स बनाने के, मिनरल्स को रिसाइकिल करने के काम आते हैं। ज्यादातर डेडो डिकेइंग चीजों पर खाना खाते हैं, तो सैप्रोफाइटिक, कभी कभी पैरासाइट की तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में भी रहते हैं। तो एग्जाम्पल है ऑल्टरनेरिया, एग्जाम्पल है ऑल्टरनेरिया, कलेक्टोरिकम एंड ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, स्टार बनाकर याद रख लेना। एस्कोमाइसिटीज जो है, सॉरी ड्यूट्रोमाइसिटीज जो है उसका एग्जाम्पल है ट्राइकोडर्मा। अब बात आती है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमें पता होने चाहिए। वो टर्म्स क्या है? पहला नाम है आयरिश फेमाइन। आयरिश फेमाइन कुछ नहीं है, आपने घर में सबने आलू खाया है, पोटैटो सबने खाया है, आलू के पराठे, आलू की सब्जी, आलू किसी चीज में खाया ही है। मुझे तो बहुत पसंद है, भले ही उसे खा खा के इंसान आलू जैसा हो जाए, लेकिन पसंद है आलू। तो आलू जब खराब हो जाता है ना, कभी कभी आपने देखा होगा कि कभी पानी पड़ जाता है या फिर ज़्यादा समय तक के लिए, कभी मान लो एक बैग रखा था, उसमें आपने सारे पोटैटो रखे थे जब आप वेजिटेबल शॉपिंग से आए, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, एक कहीं आलू लुढ़क के किसी बिस्तर के नीचे, किसी कबर्ड के नीचे, टेबल चेयर के नीचे छुप गया, आपने ध्यान ही नहीं दिया, इतना ध्यान नहीं दिया, तो वो वहाँ पे पड़ा पड़ा मान लो सड़ गया। तो कभी कभी जो पोटैटो में वो ब्लैकिशनेस आ जाती है, वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है बीच में से, ब्लैक फंजाई की वजह से। वो ब्लैक फंजाई नहीं है, ब्लैकिश जो कलर दिख रहा
है, पोटैटो का जो टर्न हो गया फंजाई के प्रेजेंस से, वो सॉफ्ट पार्ट हो जाता है, उसमें जो पोटैटो में फंजाई लगती है उसी को हम आयरिश फेमाइन बोलते हैं, और ये होती है फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस कॉजेज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। पोटैटो में अगर ये फंजाई लग जाएगी ना, अगर ये फंजाई पोटैटो में लग जाएगी तो ऐसे यहाँ पर कुछ खराब सा पोर्शन दिखेगा, कुछ वाइट दिखेगा, कुछ ब्लैक दिखेगा, और यहाँ से थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, पल्पी हो जाएगा। तो जैसे ही पोटैटो खराब हुआ तो इट इज द ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जो कहलाती है आयरिश फेमाइन और फाइटोप्थोरा और इन्फेस्टेंस की वजह से होती है। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस कराते हैं ये वाला इन्फेक्शन। नेक्स्ट है बंगाल फेमिनाइन। अब यही चीज सेम खराब होने का क्राइटेरिया अगर सीसम में हो जाए या फिर ब्राउन लीफ पोटैटो ऑफ राइस जिसको बोलते हैं उसमें हो जाए, तो ये कौन करा रहा है? हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजे करा रहे हैं। तो इनकी वजह से जो हो जाता है वो बंगाल फेमाइने कहलाता है। नेक्स्ट है ऑटोएशियस एंड हेट्रोएशियस नाम के दो शब्द। ऑटोएशियस और हेट्रोएशियस नाम के दो शब्द। ऑटोएशियस का मतलब होता है जब फंजाई को सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म की जरूरत है अपना पूरा जीवन बिताने के लिए, एक ही ऑर्गेनिज्म में पैरासाइट बनकर रहने वाली ऑटोएशियस। दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में फंजाई अपना एसोसिएशन बनाकर अगर रहने लगे, आधा जीवन में यहां रहूंगी, आधा जीवन में यहां रहूंगी, तो वह हेट्रोएशियस फंजाई। देखो, ऑटोएशियस फंजाई रिक्वायर्स ओनली वन होस्ट टू कंप्लीट इट लाइफ साइकिल। पूरा जीवन एक ही अपना जो एक ही अपना होस्ट है उसका पल्ला पकड़ के पूरा जीवन निकाल दिया, तो वो है ऑटोएशियस। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है एल्ब्यूगो एंड हिमेलिया। ठीक। नेक्स्ट है हेट्रोएशियस, आधा जीवन इसके साथ रहना है, आधा जीवन इसके साथ रहना है, हेट्रोएशियस बन जाता है। फंगस दैट रिक्वायर्स टू होस्ट, दो होस्ट की जरूरत है टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इज कॉल्ड हेट्रोएशियस फंगस, विच इज एग्जाम्पल इज पिसीनिया। एग्जाम्पल क्या है? पिसीनिया। तो यहां पर हमारी इनकी बात हो गई खत्म। ठीक है, हमने अपनी चारों फंजाई के बारे में आसानी से पढ़ लिया है। मैं 5 मिनट का टाइम आपको दे रही हूं एक एक स्लाइड लगाकर, अगर आपने कोई चीज नहीं लिखी है तो आप वो लिख लीजिए। दिस इज द फर्स्ट वन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकंड जो मैंने आपको बताया था, डन। दिस इज द थर्ड, दिस इज द फोर्थ, देन दिस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस चल रहा है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस चल रहा है। एस्कोमाइसिटीज के बारे में ये सारा लिख लीजिए। एस्कोमाइसिटीज के बाद ये वाला पॉइंट जहां पर हमने रिप्रोडक्शन की बात की है एस्कोमाइसिटीज के, फिर इकोनॉमिक पर्पस देखे हैं, एस्पैराजिलस वगैरह कहाँ कहाँ यूज होते हैं अल्फा टॉक्सिन बनाने में, फिर हमने क्लेविसेप्स देखा जो एर्गोट ऑफ बाजरा करा रहा है, या फिर हमने न्यूरोस्पोरा पिंक ब्रेड वाला जो देखा जिसमें जेनेटिक जो पढ़ाई है वो करने में काम आता है। फिर ये मॉरल्स एंड ट्रफल्स खाने की चीज़ें हैं। फ्लेमिंग डिस्कवर पेनिसिलिन पहली बार इन्होंने डिस्कवर करी थी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ इंपॉर्टेंट मार्क है वहाँ करना है पेन पेंसिल से डिफरेंट कलर से। बसीडोमाइसिटीज के बारे में ये है। इसके बाद ये कहाँ पर ग्रो होती है, कैसे ग्रो होती है, डोलीपोर क्या होता है। दो टाइप के प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं माइसीलियम, एक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस। ये सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, सेक्स ऑर्गन्स। कैरियोगेमी के बारे में है। एक और क्लैंप कनेक्शन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ड्यूट्रोमाइसिटीज का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद ये वाला लिख लिया, ठीक है, ओके। देन वी हैव दिस, what do we need to know the terms which are important, ठीक है, ये भी नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। पोटैटो वाला, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है। इसके बाद ऑटोएशियस, हेट्रोएशियस, एंड देन वी आर डन। आई होप द सेशन इज ऑल क्लियर टू यू। सारे सेशंस को देखो, कहीं कहीं बीच बीच में कुछ चीज़ें भूलोगे, स्वाभाविक है भाई, इंसान है, इंसान से ही गलतियां होती हैं। अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है तो आपको सिर्फ रिवाइज करने की ज़रूरत है और कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। रिवाइज कैसे करेंगे? वापस से ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, www.magnetbrains.com टाइप करो, वहां पर जाकर ऑफिशियल पेज ओपन होगा इस वेबसाइट से, जहां लिखा होगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज। उसमें जाकर नीट का ऑप्शन सिलेक्ट करो, नीट पे जाकर बायोलॉजी सिलेक्ट करो, वॉच नाउ पे क्लिक करो तो एक ऑफिशियल पेज ओपन होगा जहां पर पूरा डिस्क्रिप्शन है और नीचे लिखा है वॉच ऑल वीडियोस। यहाँ पर पूरे चैप्टर्स के वीडियोस आपको सीक्वेंस में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस के साथ सारी चीजें सॉल्व मिल जाएंगी, चाहे वो PYQs हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, साइंटिस्ट की डिटेल हो, चैप्टर का कोई भी टॉपिक
देखो, यू विल फाइंड एवरीथिंग ओवर हियर। कोई भी चीज मिसिंग नहीं है, कुछ हंट करने की जरूरत नहीं है, ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस इतना सा काम करना है। उसके ऊपर क्लिक करोगे तो वीडियो इस तरीके से आपके सामने प्ले होने लगेगा। थोड़ा सा पार्ट, इतनी मेहनत जब हम करते हैं तो थोड़ा सा पार्ट आपको करना है, और वो ये है कि आपको सिर्फ लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को और शेयर कर लेना है। सब्सक्राइब करने का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। कोई भी लेक्चर नया आया, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई, कोई गाइडेंस लेक्चर आया कि भाई एंजाइटी रिलैक्स कैसे करें, कंसिस्टेंसी कैसे आएगी, मोटिवेशन कैसे आएगा, कोई प्रोक्रेस्टिनेशन तो नहीं हो रहा, कहीं भटक तो नहीं रहे हैं, सारी चीज़ों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। ऐसी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं ताकि वो एनर्जी, वो ज़ील हमारे अंदर बनी रहे। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जा रहा है, दैट टू फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम, दैट इज द नीट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, घर बैठ के ऑनलाइन एजुकेशन है, बढ़िया मजे से एंजॉय करो। सारी चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। अच्छे से मेहनत करो, पढ़ाई करो। और वो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, जिन्हें कमेंट में मैंने आज जो कुछ भी बोला है सेशन में, जहां जहां लिखने को बोला था, वो जिस भी स्टूडेंट ने मेंशन की होगी, दैट इज ऑल दी प्रेज टू यू। आप अपनी मेहनत कर रहे हो, ठीक है, और ये मेहनत रंग लाएगी। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड कीप स्टडी।